बंद दरवाज़ा, वसीयत और वो अजनबी। एक गहरा रहस्य। मई का महीना बीत रहा था, लेकिन पहाड़ों पर बसे सोनपुर कस्बे में मौसम का मिजाज एकदम अलग था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ थे, जो शाम के धुंधलके में किसी काले साए की तरह नजर आ रहे थे। आसमान में दोपहर से ही काले घने बादलों का डेरा था और अब धीरे धीरे कोहरा ढलानों से उतरकर सड़कों पर फैलने लगा था। देव ने अपनी पुरानी एसयूवी गाड़ी के हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी में सामने देखा। एक विशाल लोहे का जंग लगा हुआ फाटक उसका रास्ता रोके खड़ा था। फाटक के पीछे घने पेड़ों के बीच आधी छिपी हुई एक आलीशान लेकिन बेहद सुनसान हवेली दिखाई दे रही थी। गाड़ी का इंजन बंद करते ही एक गहरा डरावना सन्नाटा चारों तरफ फैल गया, जिसे सिर्फ दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं की सरसराहट और कभी कभार किसी जंगली परिंदे की आवाज़ ही तोड़ पा रही थी। ये हवेली देव के दादाजी स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ की थी। पिछले 20 सालों से इस हवेली का मुख्य दरवाज़ा बंद था और कस्बे के लोग इसके पास से गुजरने में भी कतराते थे। देव एक उभरता हुआ लेखक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। वो अपनी नई सस्पेंस थ्रिलर किताब के लिए एक ऐसी एकांत और शांत जगह की तलाश में था, जहां वो बिना किसी बाहरी दुनिया के दखल के पूरी शिद्दत से लिख सके। उसके मैनेजर ने उसे कई होटलों के विकल्प दिए थे, लेकिन देव को लगा कि अपने दादाजी की इस पुरानी पुश्तैनी हवेली से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। गाड़ी से उतरकर देव फाटक की तरफ बढ़ा। भारी जंजीरों को हटाकर उसने जैसे ही मुख्य दरवाजे को पीछे धकेला, एक रूह कपा देने वाली चरमराहट की आवाज़ गूंज उठी। मानो बरसों से सोई हुई ये हवेली अचानक जाग गई हो। अंदर कदम रखते ही धूल, सीलन और पुरानी लकड़ी की एक भारी अजीब सी महक देव की नाक से टकराई। हॉल के ठीक बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटका हुआ था, जिस पर अब मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया था। देव ने अपनी हेलोजन टॉर्च जलाई और पूरे घर का मुआयना करने लगा। इस हवेली की बनावट ब्रिटिश ज़माने की थी। ऊंची छतें, नक्काशीदार खंभे, बड़ी बड़ी खिड़कियां जिन पर भारी मखमली पर्दे लटके थे, और दीवार पर टंगे पुरखों के धुंधले पड़ चुके तैलचित्र ऑयल पेंटिंग्स। उन तस्वीरों में बने चेहरों की आंखें ऐसी थीं मानो वो देव की हर हरकत पर नज़र रख रही हों। सब कुछ सामान्य था, धूल की मोटी परतों से ढका हुआ, लेकिन जैसे ही देव सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल फर्स्ट फ्लोर के आखिरी छोर पर पहुंचा, वो ठिठक गया। गलियारे के ठीक अंत में एक भारी सागवान की लकड़ी का दरवाज़ा था। उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पीतल का अनोखा ताला लटका हुआ था। अजीब बात यह थी कि जहाँ पूरी हवेली धूल से अटी पड़ी थी, उस ताले पर धूल की एक बूंद भी नहीं थी। वो टॉर्च की रोशनी में इस कदर चमक रहा था मानो उसे कुछ ही घंटों पहले किसी ने मखमली कपड़े और तेल से अच्छी तरह साफ किया हो। देव ने हैरान होकर ताले को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि उसके ठीक पीछे के अंधेरे से एक भारी कांपती हुई बूढ़ी आवाज़ आई, छोटे साहब, उधर मत जाइए, उस तरफ जाना मौत को दावत देना है। देव का दिल दहल गया। उसने झटके से पलटकर टॉर्च की रोशनी सामने मारी। सामने हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर चुर्रियों का जाल था और आंखें थरथरा रही थीं। वो इस हवेली का पुराना केयरटेकर दीनू काका था। काका, आप तो मुझे डरा ही देंगे, देव ने अपनी तेज़ होती सांसों को काबू में करते हुए कहा। आप यहाँ कब आए और इस कमरे के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ताला इतना साफ क्यों है? दीनू काका ने लालटेन की लो को थोड़ा धीमा किया और अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोले, छोटे साहब, मैं नीचे रसोई की तरफ था, गाड़ी की आवाज़ सुनकर यहाँ आया। मेरी बात मानिए, इस कमरे की तरफ अपनी आँख उठाकर भी मत देखिए। आपके दादाजी ने 20 साल पहले इस कमरे को खुद अपने हाथों से बंद किया था। उन्होंने मरते समय मुझसे एक ही कसम ली थी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कमरा कभी नहीं खुलना चाहिए।
इसकी चाबी तो उसी वक्त उन्होंने कहीं गायब कर दी थी। लेकिन काका, देव ने उस चमकते हुए ताले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर चाबी 20 साल पहले गायब हो गई थी और यहाँ कोई आता जाता नहीं, तो इस ताले को रोज़ कौन साफ करता है? इस पर तो धूल का एक कण भी नहीं है। दीनू काका का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया, मानो उनके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा और देव के करीब आकर फुसफुसाए, साहब, इस हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। मैं तो इस गलियारे में दिन के उजाले में भी नहीं आता। ये काम किसी इंसान का नहीं है। यहाँ रात को कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है। मेरी मानिए, अभी गाड़ी उठाइए और शहर लौट जाइए। देव एक पढ़ा लिखा, तार्किक सोच रखने वाला नौजवान था। वो भूतों और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने दीनू काका को तसल्ली दी, उन्हें नीचे उनके कमरे में भेजा और ख़ुद हॉल के पास वाले एक बेडरूम में अपना सामान सेट करने लगा। रात के 11 बज चुके थे। बाहर अब मूसलाधार बारिश हो गई थी। पहाड़ों में बिजली इस कदर कड़क रही थी मानो आसमान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। देव ने खिड़की के पर्दे गिराए, अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन अजीब बात थी, आज उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही चमकता हुआ पीतल का ताला आ रहा था। आखिरकार थकान और सफ़र की वजह से करीब आधी रात को उसकी आंख लग गई। रात के 2:15 बजे का खौफनाक अलार्म बजा। टिक 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 टिक। एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज़ देव के कानों में गूंजने लगी। देव की आंखें अचानक खुल गईं। कमरे में घना अंधेरा था। उसने अपने बिस्तर के पास रखे मोबाइल को उठाकर देखा। स्क्रीन पर समय चमक रहा था रात के ठीक 2:15 बजे। वह आवाज़ किसी बहुत पुरानी बड़ी पेंडुलम वाली दीवार घड़ी के चलने की थी। आवाज़ इतनी साफ और लयबद्ध थी कि ऐसा लग रहा था मानो वो घड़ी उसके कमरे के अंदर ही ठीक उसके सिरहाने टिक टिक कर रही हो। देव उठकर बैठा और कमरे की लाइट का स्विच दबाया, लेकिन पूरी हवेली की बिजली जा चुकी थी। बाहर केवल बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश का शोर था। देव ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की। वो दबे पैर कमरे से बाहर निकला। हवेली का विशाल हॉल इस वक्त किसी खौफनाक गुफा जैसा लग रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि टिक टिक की वो भारी आवाज़ नीचे से नहीं बल्कि ऊपर पहली मंजिल से आ रही है। वो एक एक सीढ़ी बहुत संभल कर चढ़ने लगा। लकड़ी की सीढ़ियाँ उसके भार से हल्की सी चरमराहट पैदा कर रही थीं, जिससे उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लगता। वो उसी लंबे अंधेरे गलियारे में दोबारा पहुंचा। जैसे जैसे उसके कदम उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, टिक 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 का शोर भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहिया हवा को चीरते हुए घूम रहा हो। जब देव उस साफ सुथरे ताले वाले दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हुआ, तो डर के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगीं। आवाज़ 100% इसी कमरे के अंदर से आ रही थी। देव ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए हिम्मत जुटाई और अपना दाहिना हाथ कान उस ठंडी पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर टिका दिया। अंदर कुछ बहुत अजीब चल रहा था। घड़ी की आवाज़ के साथ साथ किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। देव ने आओ देखा ना ताओ दरवाजे को ज़ोर से खटखटाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली दरवाजे को छूने वाली थी, अंदर की आवाज़ एक झटके में पूरी तरह बंद हो गई। 1 सेकंड के अंदर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। देव ने हड़बड़ाहट में अपने फ़ोन की रोशनी नीचे फर्श पर डाली। जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। धूल से भरी उस ज़मीन पर किसी के जूतों के ताज़ा निशान बने थे। वो निशान सीढ़ियों से आते हुए सीधे उस बंद कमरे के अंदर की तरफ जा रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि कमरे से बाहर आने का कोई भी निशान फर्श पर मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था, जो कोई भी था
वो इस वक्त उसी बंद कमरे के अंदर मौजूद था जिसका ताला बाहर से बंद था। अगली सुबह जब दीनू काका चाय की ट्रे लेकर आए तो देव की आंखें रात भर ना सोने की वजह से लाल थीं। उसने बिना कोई भूमिका बांधे दीनू काका का हाथ पकड़ा और उन्हें ऊपर ले गया। उसने फर्श की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ धूल साफ थी। किसी ने सुबह सुबह उन निशानों को मिटा दिया था। काका, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, देव ने कड़क आवाज़ में कहा। रात को ठीक 2:15 बजे इस कमरे से घड़ी की आवाज़ आ रही थी। कोई इसके अंदर है। दीनू काका ने थरथराते हाथों से चाय की केतली टेबल पर रखी और रोने वाले स्वर में बोले, छोटे साहब, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे क्यों इस पाप में घसीट रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि बड़े साहब की आत्मा आज भी अपने सबसे पसंदीदा चीज़ की रखवाली कर रही है। आप चले जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। दोपहर के समय देव ने हवेली के बाहर चक्कर लगाने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि क्या उस बंद कमरे की कोई खिड़की बाहर की तरफ खुलती है। हवेली के पिछले हिस्से में घनी झाड़ियों को पार करते हुए वो उस कमरे के ठीक नीचे पहुंचा। उसने ऊपर देखा। पहली मंजिल पर उस कमरे की एक बड़ी खिड़की थी जिसके कांच काले थे और उस पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी थीं। वहाँ से अंदर जाना या बाहर आना किसी भी इंसान के लिए संभव था। तभी देव के पैर से कोई चीज़ टकराई। उसने नीचे देखा। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा धातु का टुकड़ा चमक रहा था। उसने उसे उठाया। वो एक पीतल की पुरानी कटी हुई चाबी का हिस्सा था जिस पर VW विश्वनाथ खुदा हुआ था। देव का दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। इसका मतलब दादाजी ने चाबी गायब नहीं की थी बल्कि उसे नष्ट करने की कोशिश की थी। उसी शाम जब देव ड्राइंग रूम से बैठकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, तभी हवेली के भारी मुख्य दरवाजे के नीचे से एक सरसराहट की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे के नीचे के पतले गैप से कोई लिफाफा अंदर सरकाया हो। देव बिजली की गति से दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा। उसने झटके से कुंडी खोली और बाहर की तरफ भागा। बाहर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन पेड़ों के हिलने के अलावा वहाँ कोई हलचल नहीं थी। जब वो वापस पलटा तो फर्श पर मटमैले रंग का एक पुराना सीलन भरा लिफाफा पड़ा था। देव ने उसे उठाया और अंदर से एक मोटा कागज़ निकला। उस कागज़ पर किसी स्याही से नहीं बल्कि एक तेज़ धारदार चीज़ से कुरेद कर अक्षरों को उकेरा गया था। उसमें लिखा था, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान ले सकती है देव। जो 20 साल से बंद है उसे बंद ही रहने दो। अगर समय का पहिया पीछे घूमा तो तुम्हारी ज़िंदगी की घड़ी हमेशा के लिए ठहर जाएगी। आज रात ठीक 2:15 2:15 बजे ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। ये पढ़कर देव के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस चिट्ठी ने एक बात साफ कर दी थी, ये किसी भूत का काम नहीं था। कोई इंसान था जो देव के नाम से परिचित था, जो उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहा था और जो किसी भी कीमत पर उसे इस हवेली से दूर रखना चाहता था। देव ने तय कर लिया कि वो डरकर भागने वालों में से नहीं है। वो इस रहस्य की आखिरी तह तक पहुंचकर रहेगा। रात के ठीक 1 बज चुके थे। देव ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। उसने अपने कमरे से एक भारी लोहे का जैक रॉड उठाया। इसके बाद उसने अपने स्मार्टफोन का वीडियो कैमरा ऑन किया और उसे पहली मंजिल के गलियारे में एक बड़े चीनी मिट्टी के गमले के पीछे इस तरह छुपा दिया कि उस बंद कमरे के दरवाजे और ताले पर पूरी नज़र रखी जा सके। खुद देव सीढ़ियों के नीचे लॉबी के मुहाने पर बने गहरे अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गया, जहाँ से ऊपर जाने वाले हर आदमी को देखा जा सकता था, लेकिन वहाँ बैठे इंसान पर किसी की नज़र नहीं जा सकती थी। वक्त जैसे ठहर गया था। हवेली के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि देव को अपने ही दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज़ माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। रात के 2 बजे कोई हलचल नहीं। रात के 2:10 बजे चारों तरफ खामोशी। रात के 2:14 बजे देव ने अपनी कलाई घड़ी पर रोशनी डाली। सेकंड की सुई जैसे 12 पर पहुंची और घड़ी ने 2:15 दिखाए। क्लिक। हवेली के पिछले हिस्से बैकयार्ड के छोटे दरवाजे के खुलने की
बहुत बारीक आवाज़ आई। देव के शरीर का हर एक रोम सतर्क हो गया। उसने अपनी पकड़ लोहे की रॉड पर मजबूत कर ली। अंधेरे में से एक लंबी डरावनी परछाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उस इंसान ने सिर से पैर तक काले रंग का एक बरसाती रेनकोट पहन रखा था और उसका चेहरा पूरी तरह से हुड के पीछे छुपा हुआ था। उसके कदमों में एक अजीब सी निश्चितता थी, मानो वो इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो। वो इंसान बहुत दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे पहली मंजिल के उसी बंद कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया और ठीक उसी पल उस बंद कमरे के अंदर से दोबारा वही भारी आवाज़ गूंजने लगी, टिक 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 टिक। देव ने देखा कि उस अजनबी ने अपने रेनकोट की जेब से एक अजीब सी 3 कोनों वाली पीतल की चाबी निकाली। उसने बहुत सावधानी से उस चमकते हुए ताले में चाबी डाली और घुमाई। एक भारी आवाज़ आई, खड़ाक, और वो पुराना भारी ताला खुल गया। जैसे ही उस अजनबी ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे के अंदर कदम रखने लगा, देव चीते की तरह फुर्ती से सीढ़ियाँ लांघता हुआ ऊपर पहुंचा और पूरी ताकत से चिल्लाया, ठहरो, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। कौन हो तुम? वो अजनबी बुरी तरह चौंक गया। उसने पलटकर देव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन देव पहले से तैयार था। देव ने अपने लोहे की रॉड पूरी ताकत से उस आदमी के पैर पर दे मारी। एक कराह के साथ वो अजनबी कमरे के अंदर फर्श पर गिर पड़ा। देव ने बिना समय गंवाए कमरे के अंदर कदम रखा और दीवार पर लगे पुराने स्विच बोर्ड को टटोला। देव ने शाम को ही हवेली के पुराने जनरेटर को ठीक करके इस कमरे की वायरिंग को चालू कर दिया था। जैसे ही उसने स्विच दबाया, पूरा कमरा दूधिया रोशनी से नहा गया और जो कुछ देव की आंखों के सामने था उसे देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ज़मीन पर दर्द से छटपटाते हुए उस अजनबी का रेनकोट का हुड जैसे ही देव ने पीछे खींचा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि दीनू काका का इकलौता बेटा श्याम था, जो शहर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन असली सस्पेंस श्याम नहीं था, बल्कि वो पूरा कमरा था। वो कमरा कोई बेडरूम या स्टोर रूम नहीं था। वो एक अत्याधुनिक हाईटेक लाइब्रेटरी और कंट्रोल रूम जैसा दिख रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक आदम का ह्यूमन साइज्ड प्राचीन और अद्भुत घड़ी रखी थी। उस घड़ी के सारे गियर, चक्र और पेंडुलम असली सोने और चांदी के बने थे, जिन पर बेहद कीमती हीरे जड़े हुए थे। वही घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। कमरे की दीवारों पर देव के दादाजी पंडित विश्वनाथ की असली वसीयत के पन्ने फ्रेम करके टांगे गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के एक हिस्से में 3 बड़ी बड़ी कंप्यूटर स्क्रीनें लगी थीं। जब देव ने उन स्क्रीनों पर देखा तो उसका खून जम गया। उन स्क्रीनों पर देव के शहर वाले फ्लैट के बेडरूम, उसके बैंक अकाउंट की पल पल की डिटेल्स और यहाँ तक कि उसकी गाड़ी की लाइव जीपीएस ट्रैकिंग का डेटा चल रहा था। श्याम, ये सब क्या बकवास है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे दादाजी की वसीयत और ये हाईटेक सिस्टम यहाँ क्यों है? देव ने श्याम की कॉलर पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए पूछा। श्याम ने दर्द से कराहते हुए और डर से कांपते हुए हाथ जोड़े। देव भैया, मुझे मारना मत, मैं सब सच बता देता हूँ। आपके दादाजी पंडित विश्वनाथ कोई साधारण इंसान या गणितज्ञ नहीं थे। वो अपने ज़माने के एक जीनियस थे। उन्होंने इस हवेली के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा गुप्त तहखाना बनाया था, जिसमें करोड़ों रुपए के पुश्तैनी हीरे, जवाहरात और अष्टधातु की मूर्तियाँ छुपी हैं। तो इस घड़ी और रात के 2:15 बजे का क्या कनेक्शन है? देव ने चिल्लाकर पूछा। देव भैया, आपके दादाजी ने इस प्राचीन घड़ी के भीतर एक बहुत ही जटिल मैकेनिकल टाइम लॉकर सेट किया था। ये घड़ी पूरे 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ रात के ठीक 2:15 बजे केवल 5 मिनट के लिए एक विशेष गियर पोजीशन पर आती है। जैसे नीचे जाने वाले तहखाने का गुप्त दरवाज़ा खुलता है। अगर किसी और समय इस तिजोरी को क्रेन या बारूद से तोड़ने की कोशिश की जाए तो इसके अंदर फिट किया गया डेंजरस एसिड एक्टिवेट हो जाएगा और सारे हीरो को पल भर में पिघलाकर कोयला बना देगा। श्याम ने हाँफते हुए आगे कहा, मेरे पिता दीनू काका बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्हें इस हाईटेक सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी वसीयत के कोड्स और को डिकोड करने के लिए की थी। मैं पिछले 6 महीनों से हर रात यहाँ गुपचुप आ रहा था और रोज़ रात को 5 मिनट के लिए तिजोरी खोलकर थोड़े थोड़े हीरे निकालकर शहर में बेच रहा था।
जब मुझे पता चला कि आप यहाँ अपनी किताब लिखने आ रहे हैं तो मैं डर गया कि कहीं मेरा भांडा ना फूट जाए, इसलिए मैंने ही इस ताले को साफ रखा। रात को जानबूझकर घड़ी का साउंड सिस्टम चालू किया और आपको डराने के लिए वो खौफनाक चिट्ठियाँ लिखीं ताकि आप इसे भूतिया हवेली समझकर हमेशा के लिए भाग जाएं। आपके सिस्टम को हैक करके मैं आप पर नज़र रख रहा था। देव ने गहरी सांस ली। जिस रहस्य को वो कोई अलौकिक या रूहानी ताकत समझ रहा था, वो दरअसल आधुनिक तकनीक, पुश्तैनी याकूत, दौलत और एक शातिर दिमाग इंसान के लालच का बुना हुआ जाल था। दादाजी ने वो कमरा इसलिए बंद किया था ताकि कोई गलत हाथों में ये दौलत न जाए, लेकिन श्याम ने उनकी वसीयत के गणित को क्रैक कर लिया था। देव ने तुरंत अपने फ़ोन से लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया, जो आधे घंटे में पुलिस बल के साथ हवेली पहुंच गए। श्याम को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया और उस गुप्त खजाने को सरकारी निगरानी में ले लिया गया। अगली सुबह जब पहाड़ों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणें पड़ी तो कोहरा पूरी तरह छट चुका था। देव अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा चाय पी रहा था। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी नई किताब का टाइटल चमक रहा था, द 2:15 AM लॉक। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सच्ची सस्पेंस कहानी मिल चुकी थी और सोनपुर की उस हवेली का बंद दरवाज़ा अब हमेशा के लिए आज़ाद हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।